जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का तीसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है नैतिकता के निर्धारक तत्व या कारक, जिसे इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि नैतिकता को निर्धारक करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। हमारा कोई भी एक्शन नैतिक है अनैतिक, ये कौन डिसाइड करता है, उस कारक को हम लोग जज करेंगे, उस कारक को पढ़ेंगे, उस कारक को समझेंगे कि हम इथिकल हैं या अनएथिकल, ये डिसाइड कौन करता है। या जो नैतिकता है परिस्थिति के अनुसार बदलती है, एक जैसी रहती है, या एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करेंगे। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब हो गया कि जो नैतिक है वो हमेशा नैतिक रहेगा या जो अनैतिक है वो हमेशा अनैतिक रहेगा, इसको हम लोग जांच करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नैतिकता के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। नैतिकता के निर्धारक तत्वों में हम लोग देखेंगे क्या कौन सा कारण है जो हमें इथिकल और अनएथिकल घोषित करता है, कौन सा तत्व जो है परिस्थितियाँ हैं या परिस्थिति है हमें इथिकल और अनइथिकल यानी कि नैतिक और अनैतिक घोषित करती है या निर्धारित करती है। नैतिक अनैतिक का निर्धारण इथिकल और अनइथिकल ये सारे तत्वों पर डिपेंड करता है। उन सारे कारकों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। एथिक्स और मोरालिटी सीधे सीधे हमारे चरित्र और आचरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो नैतिकता का जो रूप है वो व्यापक रूप है। ये धार्मिक कृत्य से जुड़ा हुआ है, पेशा से जुड़ा हुआ, कानून से जुड़ा हुआ। तो नैतिकता का संबंध हमारे आचरण से भी जुड़ा हुआ है, और हम लोग जितना ज़्यादा नैतिक होंगे वो उतना ज़्यादा हमें चरित्रवान कहा जाएगा। तो यानी कि नैतिकता हमारे वैल्यू सिस्टम से भी जुड़ जाता है, हमारे मूल्यों से भी जुड़ जाता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो नैतिकता हमारे चरित्र का निर्धारण करती है। समाज जो आप देखेंगे, जो भी नैतिकता का जो आरोपण होता है वो समाज के फील्ड में होता है। तो समाज जैविक रूप में है, यानी कि समाज गतिशील है, डायनेमिक है, जीवित है। तो जो जीवित है इसके मतलब हो गया कि समाज के मूल्य तत्व ज़रूरतें बदलती रहती है। यानी ये पत्थर जैसा नहीं है कि वो एक पत्थर ही बना रहे। समाज है जीवित रूप में है, जैविक रूप में है, तो यानी कि उसके मूल्य ज़रूरतें और तत्व बदलते रहता है समय के साथ। तो उसी प्रकार जो नैतिकता है वो समाज पर ही तो आरोपित होता है, समाज के फील्ड में ही तो होता है कि ये समाज के अंतर्गत ये नैतिक है अनैतिक। तो समाज अगर जैविक रूप लिए हुए तो नैतिकता भी तो जैविक रूप लिए रहेगी, तो यानी कि नैतिकता में भी बदलाव आएगा समय के साथ। तो इसलिए कह सकते हैं कि समाज गतिशील है तो नैतिकता भी गतिशील होगी, नैतिकता में परिवर्तन आते ही रहेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नैतिकता के निर्धारक तत्व और कारक कौन कौन से हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार कानून किसी की अगर हत्या हो जाती है या कोई अपराध करता है तो उसको उसके इंटेंशन को, उसकी परिस्थितियों को देखकर उसको सज़ा देता है, यानी कम सज़ा देगा, ज़्यादा सज़ा देगा या फ्री कर देगा। उसी प्रकार इसी चीज़ को अगर हम लोग नैतिकता पर आरोपित करते हैं, कोई कृत्य पर, एक्शन पर आरोपित करते हैं, तो वो नैतिकता के निर्धारक तत्व बन जाते हैं। तो देखते हैं कि नैतिकता के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। हालांकि बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन कोर प्रिंसिपल अगर ढूंढे, कोर तत्व ढूंढे, कोर फैक्टर को ढूंढे, तो ये मुख्यतः 6 होते हैं, जिसमें सबसे पहला अपना आता है कृत्य, एक्ट, यानी कि काम करने के आधार पर हमें डिसाइड करना होगा कि यह काम सही है या गलत है, यह काम नैतिक है या अनैतिक है। ये जो कृत्य है ये सीधे सीधे से डिसाइड करता है कि वो कोई काम नैतिक है या अनैतिक है। ठीक है ना, कृत्य के आधार पर हम लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे कि प्राचीनतम समाज से यह चलते आ रहा है, जो कृत्य है ये प्राचीनतम समाज से चलते आ रहा है। वो प्राचीनतम जो समाज था वो क्लोज सोसाइटी था, वो परंपरा और रीति रिवाजों को लेकर चलता था। तो यहाँ पर सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं थी। ये जो प्राचीनतम समाज है वो अपने परंपरा और रीति रिवाज को लेकर चलता था। यहाँ पर सोचने समझने की क्षमता कम थी। समाज में परिवर्तन करने वाले तत्व भी मौजूद नहीं थे, जैसे कि सोशल मीडिया उस समय नहीं था, आपस में लोगों का इंटरेक्शन नहीं था, इसलिए ये अपने बंधनों, अपने रीति रिवाजों और परंपराओं से बंधे रहते थे। इसलिए अपने एक्शन को सीधे सीधे ये नैतिक और अनैतिक ठहरा देते थे। इस बीच में क्या हुआ है वो दिमाग लगाते नहीं थे। कोई काम किया गया है तो वो नैतिक है, कोई काम नहीं किया गया है तो कोई काम अगर सही किया गया है तो नैतिक है, कोई काम गलत किया गया है तो अनैतिक है। वहाँ पर कम नैतिक होने का कोई चांस नहीं है। वो सीधे सीधे ठहरा देता है ये नैतिक है और ये कृत्य अनैतिक है। तो ये पहले के ज़माने में होता था, प्राचीनतम समाज से ये जो कार्य है वो चला रहा, ये जो तत्व है प्राचीनतम समाज में मौजूद था।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सती होना नैतिक एवं धार्मिक कृत्य माना जाता था, लेकिन जैसे ही राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया था तो इनका देखिए कितना विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था, इनको अनैतिक ठहराया जा रहा था। हम देखते हैं कि सती के कई जगह पूजा भी किया जाता था और इसे नैतिक कार्य माना जाता था, लेकिन जैसे ही समय के साथ इसमें बदलाव आते गया, अब ये प्राचीनतम समाज था इसलिए इसे धीरे सीधे सीधे नैतिक मान लिया गया, लेकिन जैसे जैसे इसमें बदलाव आता गया, समय मैंने बताया कि समाज जैविक होता है, गतिशील होता है, तो इसमें परिवर्तन आया और इसे आज वर्तमान में अनैतिक ठहरा दिया गया और यहाँ तक कि कानून का उल्लंघन भी माना जाता है और सज़ा भी आपको मिलेगी। तो ये रहा सती होना है, तो यहाँ पर सीधे सीधे नैतिक और अनैतिक ठहरा देते थे प्राचीनतम समाज में। आज भी कुछ मामलों में, कुछ कृत्यों में उसे भी सीधे सीधे इथिकल और अनएथिकल से जोड़ के देख लेते हैं, जैसे कि रेप करना। तो ये कृत्य पर डिपेंड करता है कि आप कौन से कृत्य करते हैं, तो आप उसके अनुसार नैतिक और अनैतिक का निर्धारण हो जाता है। काम करने के आधार पर नैतिक और अनैतिक का निर्धारण हो जाता है। ये मुख्यतः प्राचीनतम समाज से चले आ रहा है और प्राचीनतम समाज में ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। लेकिन आज भी कुछ वैल्यूज़ कुछ कृत्य जो हैं वो सीधे सीधे इथिकल और अनएथिकल ठहरा दिए जाते हैं। हालांकि आज तो बहुत सारा बदलाव आया है, उन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, लेकिन कुछ कृत्यों को सीधे सीधे इथिकल और अनएथिकल ठहरा दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं कर्ता, फैक्टर्स, काम किसने किया, इस पर डिपेंड करता है कि उसको ये अगला तत्व है नैतिकता के निर्धारित तत्वों में कर्ता, एक्टर्स कौन है, काम करने वालों को निर्धारित किया जाता है कि ये इथिकल है या अनइथिकल है। जैसे कि जीवन रक्षा करने के लिए चोरी भी करना अनैतिक माना जाता है, ठीक है ना, तो उसे, लेकिन इसे माफ़ कर दिया जाएगा, ये क्षम्य है, तो इसे कम अनैतिक माना गया है। लेकिन तो अनैतिक तो है ना, कम अनैतिक है, ठीक है ना, यह कम अनैतिक है चोरी करना। लेकिन काम करने के आधार पर हम लोग नैतिक और अनैतिक ठहरा देते हैं। काम किसने किया है, चोरी करने के लिए ही तो किया है, तो चोरी करना अनैतिक तो है ही, लेकिन कम अनैतिक है, माफ़ करने योग्य है, लेकिन अनैतिक तो है ना। तो ये भी दो कारक हुए, मैंने कृत्य, काम करने के आधार पर हम लोग नैतिक और अनैतिक ठहराते हैं। कर्ता मैंने काम किसने किया, उसको हम लोग नैतिक और अनैतिक ठहराते हैं। आगे देखते हैं अगले तत्वों को। दूसरा फैक्टर हमने बताया था जो करता है, काम करने के आधार पर हम लोग नैतिक और अनैतिक ठहराते हैं। जैसे हमने बताया था कि चोरी करना अनैतिक है, लेकिन वो भूख के लिए कर रहा है तो वो कम अनैतिक है। लेकिन किसी की आदत होती है कि वो चोरी करना ही है, उनके पास पैसे होते हैं, तो वो वहाँ पर अनैतिक होगा, ठीक है, वो कृत्य के आधार पर था। अगला कारकों में हम लोग देखेंगे कि प्रभावित कौन हो रहा है। मेरे काम से कोई व्यक्ति दुखी हो जाएगा या सुखी हो जाएगा, उस पर डिपेंड करता है कि वो नैतिक है या अनैतिक है। और जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ा तो वहाँ इथिकल और अनइथिकल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि काम का प्रभाव निगेटिव या पॉजिटिव है कि नहीं, काम हम लोग किए हैं, जो काम किए हैं उससे लोग दुखी हैं या सुखी हैं, वो सुखी वाला होने वाला व्यक्ति कौन है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई धार्मिक कृत्य है, उसमें ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया, जो सुखी संपन्न ब्राह्मण हैं उनको 50 ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, जो उनको रोज़ पेट भर के भोजन मिलता है, तो उनको उतना ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं धार्मिक कृत्यों में 50 गरीबों को बुलाया गया और उनको वो भोजन दिया गया जो उन्होंने पहले देखा नहीं था, न चखा था, न सुना था, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे खुशी की मात्रा गरीबों में ज़्यादा होगी, ब्राह्मणों में कम होगी। यहाँ भी होगी बहुत कम मात्रा में, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा होगी। तो वहीं कह रहे हैं कि काम का प्रभाव नेगेटिव या पॉजिटिव है, उसके आधार पर हम लोग इथिकल और अनइथिकल का हम लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अरबपति लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं, तो अरबपति लोग ऋण किसके लिए लेते हैं, बैंकों से, गरीबों से चिट फंड के रूप में। अब जब अरबपति लोग पैसा लेकर भागते हैं तो बैंकों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीबों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनकी जमा पूंजी थी। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनैतिक कार्य किया गया है अरबपति लोगों के द्वारा। तो यही देखेंगे कम अनैतिक, ज़्यादा अनैतिक किसमें है, ठीक है ना, नैतिक है या अनैतिक है, कम अनैतिक है या कम नैतिक है, ये इस पर डिपेंड करता है कि प्रभावित होने वाला आदमी कौन है। उसके बाद देखेंगे कि इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि किसी की हत्या करने के लिए कोई आदमी घर में घुसता है, ठीक है, घर में घुसता है तो उस आदमी को पहले से जानकारी थी कि ये मुझे मर्डर करने आएगा। उसने अपनी जगह एक पुतला को सुला दिया और उसने जो मर्डर करने वाला आदमी आया था वो पुतला पर बार बार वार करता है, गोली से चाहे हथियार से।
लेकिन वो हथियार से, लेकिन जो जिस पर हमला करने वाला, जिस पर हमला किया जाने वाला था वो बच गया। तो यहाँ देखिए इंटेंशन यहाँ मारना था, भले ही वो बच गया, तो यहाँ बुरा इंटेंशन है, इसलिए वो अनैतिक है, बहुत ज़्यादा अनैतिक है। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक कुआं है, कुएं के किनारे, कुएं के जो चबूतरा होता है उस पर लोग बैठे हुए, माने कि एक आदमी, आप मान लिया कि दो दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त वहाँ बैठा हुआ है। उस दोस्त को एक दोस्त ने थोड़ा सा ऐसे कुछ ड्रामे किए, कुछ ऐसे एक्शन किए जिस वजह से वो बेचारा कुएं में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बेचारे का इंटेंशन नहीं था कि उसको मृत्यु पहुंचाया जाए, उसको कुएं में गिर जाए, ऐसा उसका कोई इरादा नहीं था कि वो कुएं में उसका मित्र गिर जाए। तो यहाँ अनइथिकल उतना नहीं है, ठीक है ना, उतने अनैतिक नहीं है। तो हम लोग डिपेंड करते हैं कि उद्देश्य क्या रहा है। अगर मन में अगर बुरा सोच रहे हैं तो ये पूरा ही अनैतिक है, ठीक है ना। तो बुरा सोचना भी अनैतिक है। इंटेंशन के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि यह अनैतिक है या नैतिक है। अब देखते हैं परिस्थितियाँ, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस कैसे है। जैसे कि आत्मरक्षा करने के लिए आप लोग किसी की हत्या करते हैं, ये अक्सर कानून में प्रयोग किया जाता है, तो वो अनैतिक तो है, हत्या करना तो अनैतिक है, लेकिन उतना ज़्यादा अनैतिक नहीं है, ठीक है ना। मान लिया कि फिल्मों में देखते हुए कि रेप करने का प्रयास करते रहता है गुंडे, तो अगर जो एक्ट्रेस हैं, नायिका हैं, वो अपने आसपास रखे चाकू के माध्यम से उसकी हत्या कर देता। हत्या करना यहाँ अनैतिक तो ज़रूर है, लेकिन उतना अनैतिक नहीं है, क्योंकि ये अक्सर कानून में परिस्थितियाँ देखकर ही सजा दी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि परिणाम के आधार पर, कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या हुआ है, ये अनैतिक कार्य हुआ है कि अनैतिक कार्य हुआ है। यानी कि अच्छे काम के लिए अनैतिक काम किया गया है तो वो अनैतिक नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी मोहल्ले में बहुत ज़्यादा दंगे हो चुके हैं, दंगे कराने वाले में 10 से 12 लोग हैं। अब उन 10 से 12 लोगों को पुलिस या कोई भी सेंट्रल आर्म फोर्सेज जैसे आर्मी है, उनकी गोली मार के हत्या कर देती है, जिससे क्या होता है कि 1200 लोगों के या 1500 लोग, जितने भी उस मोहल्ले में लोग हैं, उनकी जीवन बच जाता है। तो यहाँ तो हत्या करना, गोली मारना तो अनैतिक काम है, लेकिन अच्छे काम के लिए किया गया है, इसलिए वो अनैतिक नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि गाय के पीछे कसाई भागते रहता है, तो गाय आगे निकल जाती है, कसाई पीछे रह जाता है। तो उधर से आते हुए वृद्ध पुरुष से, वहाँ से गाय उसके बगल से गुजरती है, तो वृद्ध पुरुष से पूछता है कसाई कि ये गाय किस दिशा में गई है। तो वृद्ध पुरुष ने झूठ बोला कि उल्टी दिशा उसने बता दिया। तो यहाँ पर झूठ बोलना अनैतिक है, लेकिन अच्छे काम के लिए किया गया है तो अनैतिक नहीं माना जाएगा। तो ये सारी परिस्थितियाँ हुई नैतिकता के निर्धारक तत्वों में कि परिणाम क्या हो गए, परिस्थितियाँ क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रभावित कौन कौन हो रहे हैं, कृत्य कैसा है। तो इन आधारों पे हम लोग नैतिकता का निर्धारण करते हैं कि यह नैतिक है या अनैतिक है, ठीक है। तो ये आज का डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स इतने रहे। आप लोग भी अपने इस अनुसार एग्जाम्पल ढूंढ कर उसको चेक करेंगे कि या एथिकल है या अनएथिकल है, कम नैतिक है या कम अनैतिक है, इस पर आप लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। कल से हम लोग नैतिकता के आयाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।